मुझे ये बता दें, आपको लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था आपके बैच को? लास्ट टॉपिक आपका क्या था? यूएन था। ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि मैंने आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाना था वो मैंने पढ़ाना था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, बट अनफॉर्चुनेटली एकेडमी ने जो है वो जो आपसे पहले बैच था उनकी क्लास में के साथ मतलब थोड़ा कंट्रडिक्शन आ गया था दूसरी किसी क्लास के साथ, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स वो क्लास अटेंड नहीं कर सके। तो उनको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आज, तो आपको भी आज वही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आपको ये बाद में पढ़ाना था लेकिन कोई इससे इशू नहीं है, ठीक हो गया। सो जिन स्टूडेंट्स की क्लास मिस हुई है वो भी दोबारा इस बैच के साथ जिस ये कर रहे हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ये जिन्होंने पर यस लिखा है उन बैचेस के। सो हम जो है आज वो वाला टॉपिक करेंगे, ठीक हो गया। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पहले हम ये टॉपिक कर लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स की क्लास रहेगी थी वो लोग भी फायदा उठा लें। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट काफ़ी आसान टॉपिक है, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ तो खुद भी ये टॉपिक कर लें। अभी हम पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कितना आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं जो चीज़ें मैं उनको खुद करने के लिए कहता हूँ। तो लिहाजा ये टॉपिक आसान है, बट मैं इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ कि इस साल मेरे ख्याल से ये वाले टॉपिक, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस है, नंबर वन। सेकंड, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी पिछले काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से नहीं आया। सो एक्सपेक्टेड है कि इस साल क्या पता वो ये टॉपिक दे दे। सिंपल मेजोरिटी बेटा 1/3 होता है। सिंपल रूल ये जहन में रखें, 51% और ये चीज़ें छोड़ दें। सिंपल मेजोरिटी 1/3 होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हारून 2/3 होता है, ठीक है हारून, बस ये ध्यान में रख लें। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस सिंपल रूल ये ध्यान में रख लेगा, ठीक है हारून। चलें। अच्छा, अब ऐसे है कि सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं सो दैट, क्योंकि हमारा पिछली क्लास में पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक बड़ी जल्दी से करना पड़ा, आज हमें 3 टॉपिक करने हैं, 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। आई नो कहाँ पे आपको समझाने के लिए मुझे रुकना है, अदरवाइज हम लिखने पे फोकस करेंगे, बाकी चीजें बड़ी आसान है, ठीक हो गया। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट में हम बेसिकली ये पढ़े हैं कि कैसे दोनों स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, ठीक हो गया। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो सेटलमेंट के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले जरा डिस्प्यूट की डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। लिखिए जी जरा, डिस्प्यूट होता क्या है, डेफिनेशन लिखिएगा। अ डिसएग्रीमेंट, अ डिसएग्रीमेंट on a point of law or disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest, a conflict of legal views or interest between between parties, between parties। फिजा, आप ये जो स्टूडेंट्स स्लो लिख रहे हैं जिस तरह आप पहले पेश कर रही थी तो उस तरह बच्चे इन सब के लिए साथ साथ पेश करती जाएंगी आप, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने पार्टीज के साथ उंगली डाल के स्टेट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड लिखिए, फर्स्ट वन इज, नंबर वन, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप, समझ लें। पहला है पीसफुल स्लैश पैसिफिक स्लैश एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। वो पेपर में आपसे कोई भी वर्ड डाल दे तो घबराना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स है बस, पैसिफिक, पीसफुल और एमिकेबल। और सेकंड लिखिए फोर्सेबल, फोर्सेबल
और coercive means of settlement. Coercive means of settlement. आ जाते हैं जी जरा पहले वाला, दैट इज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट. स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट, या हम इसको पीसफुल भी कह सकते हैं. अच्छा, इसमें हमने कई चीजें पढ़ी हुई हैं जो भी मैं पहले दो लिखवाऊंगा, और ये सिंपल भी हैं तो इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम जल्दी से चलेंगे आगे. तो फर्स्ट वन लिखिए, आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन, फर्स्ट वन इज आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन जो है ये हमने पढ़ा हुआ है. इधर आप सिर्फ अपने पास साइड पे पॉइंट लिख लें, एड पॉइंट्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अगर आपको याद होगा हमने वहां पे आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है. ठीक हो गया, वो वाले पॉइंट्स ऐड करने हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ आपका. तो जरा पॉइंट्स लिख लें. लिखिए, dispute is referred to certain person. Dispute is referred to certain person or entity called arbitrator. Called arbitrator. Second point, decision of an arbitrator is called award. याद होंगी ये चीजें आपको. Decision of an arbitrator is called award. Third, it is binding in the nature. Award is binding in the nature. या यूं लिख सकते हैं, award is binding upon the parties. यूं लिख लें, award is binding upon the parties. वही वाले सारे पॉइंट्स हैं. तैमूर टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. अच्छा, जो फॉरम है उसका नाम लिख लें, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं सोर्सेज में. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. लिखें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ब्रैकेट में आगे लिख लें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, it was established as a result of Hague Conference, HAGUE, Hague Conference of 1899. Hague Conference 1899. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने ये, बल्कि आपको इसके सामने ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, फिजा ब्रैकेट में इसके साथ ऐड कर दें, जहाँ पे लिखा हुआ ना फॉरम इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके आगे आप ऐड कर देंगे, इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट. याद होगा इस पर डिटेल डिस्कशन भी की थी, व्हाई इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट. और एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रख लें कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो आईसीजे है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये तीनों हेग में है. ये तीनों हेग में है. ये तीनों हेग में है. अच्छा, इसी में ही हेडिंग दे दें. आपने बाकी पॉइंट्स काइंडली, जो मेरे पॉइंट्स और भी हैं जो मैंने सोर्सेज में लिखवाए थे, वो आपने काइंडली फिजा नोट्स में ऐड कर देने हैं. और वो पॉइंट्स ऐड करने के बाद फिर आपने, ये फिजा को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो आप लोगों के लिए नोट्स कर देती है या मुझे फॉरवर्ड कर रही है. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें सब हेडिंग दे दें, एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन. इसी में हेडिंग होगी, सब हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन. जी ठीक है, सही काम करती हैं फिजा आप.
सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है। तो उन नोट्स में आपने वो वाले पॉइंट्स भी ऐड कर देने हैं जो मैंने सोर्सेज में लिखवाए हैं, फिर उसको फाइनल करके फॉरवर्ड करें। इधर आप बस अपने पास नोट कर लें। अच्छा, लिखें जी हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। लिखें इट इज लेस एक्सपेंसिव। पहला पॉइंट, इट इज लेस एक्सपेंसिव। थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा अभी। इट इज लेस एक्सपेंसिव। ये कंपैरिजन हो रहा है एडवांटेजेस इन कंपैरिजन टू जुडिशियल सेटलमेंट, ये ध्यान में रखिएगा, ये बेशक लिख लें एडवांटेजेस, यूं हेडिंग आप यूं दे देंगे एडवांटेजेस एज कंपेयर टू जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट। नंबर वन, इट इज लेस एक्सपेंसिव। अब लेस से मतलब किसका कंपैरिजन हो रहा है? आईसीजे की बात हो रही है। सेकंड, या जुडिशियल सेटलमेंट की बात हो रही है। सेकंड, इट इज लेस टेक्निकल। इट इज लेस टेक्निकल। थर्ड, parties can agree parties can agree that that award be not published. That award be not published. Next point, it is flexible in nature. It is flexible in nature. और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट प्योरली इन लीगल। इट इज नॉट प्योरली लीगल, यूं लिख लें, इट इज नॉट प्योरली लीगल एंड आर्बिट्रेटर में आर्बिट्रेटर में फॉलो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया आर्बिट्रेशन का, जिसको हमने सोर्सेज में डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। अब आ जाते हैं सेकंड, लिखें जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट का पॉइंट है, जो फॉरम है वो आईसीजे है। इधर काइंडली नोट कर लें जरा कि आपने पॉइंट्स ऐड करने हैं फ्रॉम सोर्सेज में। फोर सोर्स था हमारा जुडिशियल सेटलमेंट, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो पॉइंट्स ऐड करके आपने नोट्स बनाने हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो पॉइंट्स बताए हुए हैं, और वो पॉइंट्स में से आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आईसीजे के। ये जी 15 जजेस होते हैं, ये पॉइंट जरा नोट कर लें फिजा, ये बेशक 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर्स के लिए पॉइंट होते हैं। वो जो कंपोजिशन वगैरह के बारे में और वोट के बारे में, ठीक हो गया। सिर्फ कंपोजिशन वोटिंग राइट्स जो हमने यूएन में पढ़ा है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। जुडिशियल सेटलमेंट में ये ऐड करने के बाद, और वो सोर्सेज वाले पॉइंट्स आपको याद है? सेमी यस, आर्टिकल 59 हमने पढ़ा था, आर्टिकल 94 पढ़ा था, याद है आप लोगों को? मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो उस पर क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमने एक दो बार उस पर डिस्कशन की हुई है, आईसीजे में भी की थी, तो लिहाजा हम उस पर नहीं चलते हैं, ठीक है। सो जुडिशियल सेटलमेंट ये लिखने के बाद अब एक सब हेडिंग दे दें, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। डिस्टिंक्शन बिटवीन, फिजा ऑफलाइन हो गई है। डिस्टिंक्शन बिटवीन, कोई और स्टूडेंट काइंडली पॉइंट अभी पेश कर दे जो उनकी जगह पे कर सकता है, जिसकी टाइपिंग अच्छी है, कॉपी पेस्ट कर सके। डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। हारून, ओके जी, ठीक है हारून। चलें, तला ने कर दिया, ओके जी, तला आप करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। पहला लिखिए। अच्छा, ये कैसे करेंगे? आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक साइड पे लिखें, फर्स्ट लिखें जुडिशियल सेटलमेंट,
लाइन ड्रॉ करके, और दूसरी साइड पे लिखिए आर्बिट्रल सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट एंड आर्बिट्रल सेटलमेंट। अब जो मैं पहले पॉइंट्स बोलूंगा वो जुडिशियल सेटलमेंट के होंगे, ये जरा अपने ध्यान में रखिएगा। जो पहले पॉइंट्स होंगे वो जुडिशियल सेटलमेंट के होंगे, ठीक है। तो हारून आप बेशक, क्योंकि इधर तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, या तला जो भी करेंगे तो पॉइंट सिर्फ लिख दीजिएगा इकट्ठे, ताकि वो बाद में फिजाएं तो आप लोगों के लिए वो नोट्स भी बना रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको मिल जाएंगे तो वो सबको ईमेल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखिएगा, अब मैं पहला पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो जुडिशियल सेटलमेंट का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार मेंशन नहीं करूंगा, और जो बाद में पॉइंट होगा वो आर्बिट्रेशन का है। पहला लिखिए जुडिशियल सेटलमेंट, फॉरम का नाम है आईसीजे, और दूसरे फॉरम का नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, आ गई है फिजा ऑनलाइन। फिजा, ये हम अभी जो सब हेडिंग आपने देनी थी नोट्स में, ये बच्चे आपने, हेडिंग ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड, ठीक है, जुडिशियल सेटलमेंट का आपने सिंपल जुडिशियल सेटलमेंट के पॉइंट्स लिख लेने आईसी जो सोर्सेज में मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है। वो सोर्सेज वाले सारे पॉइंट्स लिख लेंगी, उसके बाद आपकी ये हेडिंग हो जाएगी, मैंने पेश किया डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, ठीक हो गया। अब आप ऐसे करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लें, लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे लिख लें, पहले आप लिख लें जुडिशियल सेटलमेंट, दूसरी साइड पे आप लिख लेंगे आर्बिट्रल सेटलमेंट। ये एडवांटेजेस वगैरह, हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स पेश कर रहे हैं। तो इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, अदनान थैंक यू। अब ऐसा है कि अब आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब मैं पहला पॉइंट जो बोलूंगा वो जुडिशियल सेटलमेंट का होगा, और दूसरा होगा आर्बिट्रल सेटलमेंट का, ठीक है जी। जुडिशियल सेटलमेंट का फॉरम का नाम है आईसीजे, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो फॉरम है आर्बिट्रेशन का। पहला डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट जो है वो जुडिशियल सेटलमेंट का, ये ध्यान में रखें। जुडिशियल सेटलमेंट का लिखिए इट इज अ परमानेंट, मतलब इसके जो जजेस हैं परमानेंट हैं फॉर 9 ईयर्स के लिए, फॉर 9 ईयर्स के लिए, और इट इज अ परमानेंट, ये जो आईसीजे है इट इज अ परमानेंट ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन। जबकि जुडिशियल का जो आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका लिखिए इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट, इट इज नाइदर कोर्ट नॉर परमानेंट। आईसीजे का आप क्या लिखेंगे कि आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड एज हेग, हैविंग अ परमानेंट, परमानेंट रजिस्ट्री, ठीक है जी, इसकी परमानेंट रजिस्ट्री होती है। और जो आर्बिट्रेशन होती है इसकी परमानेंट रजिस्ट्री नहीं है, इट इज नाइदर कोर्ट नॉट परमानेंट। ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है चीजें, इसलिए मैं नहीं जा रहा आगे डिटेल में। आईसीजे में जो जजेस होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, वो इलेक्शन होता है उनका प्रॉपर, ठीक है जी, हमने पढ़ा हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, इलेक्शन के थ्रू आते हैं 9 ईयर्स के लिए। और आर्बिट्रेटर का लेकिन दे आर अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, दे आर अपॉइंटेड विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। आर्बिट्रेशन जुडिशियल सेटलमेंट का लिखिए प्रोसीडिंग ऑफ आईसीजे आर मेड पब्लिक, प्रोसीडिंग ऑफ आईसीजे आर मेड पब्लिक। ये जो आईसीजे की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पब्लिक किया जाता है, रजिस्टर्ड करके उसकी पब्लिकेशन की जाती है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का लिखिए अवार्ड, अवार्ड जो है इट मे नॉट बी पब्लिश्ड, इट मे नॉट बी पब्लिश विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, या बेटर यूं लिख लें
यूं भी आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि parties can agree that the award may not be published. Parties can agree that the award may not be published. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आईसीजे strictly follow law and sources of ICJ strictly follow law and sources of international law. जबकि आर्बिट्रेशन का आप लिखेंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन does not strictly follow law and may gives political diplomatic solution. आईसीजे का लिखिएगा, it is principal organ of United Nations. जुडिशियल सेटलमेंट के लिए नीचे लिखिए, आईसीजे इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. आर्बिट्रेशन का लिखिए, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन. इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन. ठीक हो गया जी. अब हमने दो सेटलमेंट के मेथड्स पीसफुल पढ़ लिए हैं. पहला हमने आर्बिट्रेशन पढ़ लिया, दूसरा हमने जुडिशियल सेटलमेंट पढ़ लिया. फिर हमने बाद में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जुडिशियल सेटलमेंट में क्या होता है. पॉइंट्स आप दोनों के थोड़े थोड़े जो है स्टार्ट में ऐड करेंगे सोर्सेस से. क्लियर हो गया. टाइम हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया, हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए था, लेकिन जल्दी से आगे चलते हैं. नेक्स्ट लिखिए, नेगोशिएशन. थर्ड मेथड है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन जो है, इट इज, लिखिए, it is much less a formal method than judicial settlement. It is much less a formal method than judicial settlement. It is non-binding in nature. It is non-binding in nature. और एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले और दूसरे के अलावा बाकी जितने भी मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट नॉन बाइंडिंग है, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता. ठीक हो गया. सो ये जो मेथड्स अभी हम आगे पढ़े, ये ऑलमोस्ट नॉन बाइंडिंग होंगे, सिवाय आखिरी के, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक हो गया. नेगोशिएशन आपको पता है थर्ड मेथड है कि दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो आपस में बैठ जाती है, नेगोशिएट करती है, किसी एक सोल्यूशन पर पहुंच जाती है. ठीक हो गया. फोर्थ लिखिए, गुड ऑफिसेस. गुड ऑफिसेस लिखिए, व्हेन टू स्टेट्स आर, ये बहुत आसान है इसलिए मैं जरा जल्दी में चल रहा हूँ, कोई चीज मुश्किल ही मैं रुक जाऊंगा. व्हेन टू स्टेट्स आर नॉट एबल टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, a third state may offer its good offices its good offices next point, these offices may also be offered by international organizations or some individuals. थर्ड पॉइंट लिखिएगा, in this process third party does not take active part
does not actively, does not take part, बस ये लिख लें, does not take part, active part. थर्ड पार्टी does not take active part. एग्जाम्पल्स, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में भी दी हुई हैं, ठीक हो गया। इधर एक लिख लें सिंपल के गुड ऑफिसेस की एक एग्जांपल लिख लें कि फ्रांस टू, सिर्फ इधर अपने पॉइंट में लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रांस टू अमेरिका एंड नॉर्थ वियतनाम, फ्रांस, फ्रांस टू अमेरिका एंड नॉर्थ वियतनाम एट द एंड ऑफ वियतनाम वॉर। वियतनाम एट द एंड ऑफ वियतनाम वॉर, जो वियतनाम वॉर एंड हुई थी उसमें फ्रांस ने गुड ऑफिसेस दिया था, प्रोवाइड किया था अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम को, ताकि वो अपने मसले का हल निकाल सकें। ठीक है, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, वो और भी हैं। अब एक और टॉपिक लिख लें नेक्स्ट, मीडिएशन। तो मैं भी आपको ये लिखवा के दोनों में डिफरेंस भी जरा क्लियर कर दूंगा। लिखिए जी मीडिएशन। देखिए इन केस ऑफ मीडिएशन, थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट not only offers, not only offers its services to resolve the dispute between two states, but also actively take parts in the talks to resolve the dispute, to resolve the dispute. अच्छा जी, गुड ऑफिसेज और मीडिएशन में फ़र्क ये है कि लेट्स इंडिया पाकिस्तान का अगर कोई डिस्प्यूट है और रशिया कहता है जी कि, क्योंकि ना इंडिया और पाकिस्तान में जब डिस्प्यूट आ गया हालात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी दोनों स्टेट्स एक दूसरे की तरफ आना जाना भी नहीं चाहती, तो जब एक दूसरे को मिल ही नहीं कर रहे, मुलाकात ही नहीं हो रही, तो वो कैसे किसी को रिजॉल्व करेंगे। तो वो दोनों स्टेट्स क्या करती हैं, वो दोनों स्टेट्स थर्ड स्टेट फॉर एग्जांपल रशिया के पास चली जाती हैं और रशिया में जाकर आपस में बैठ के मसले का हल निकालती हैं। उसमें रशिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो कहलाएगा गुड ऑफिसेस। मीनिंग देर बाय कि उसने सिर्फ अपना ऑफिस प्रोवाइड किया है, अपनी जगह प्रोवाइड की है कि वहां पर वो आकर अपनी बातचीत से मसले का हल निकालें पीसफुली। लेकिन अगर रशिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो फिर वो बन जाएगा मीडिएशन। सो गुड ऑफिस और मीडिएशन में सिर्फ एक ही फर्क है कि गुड ऑफिस में थर्ड पार्टी या इम्पार्शियल पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है और मीडिएशन में थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, छठा प्रोसेस लिखें, दैट इज कंसिलिएशन। कंसिलिएशन, हाँ देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स, हम इसमें बेशक वो नहीं करते, देयर आर मैनी फिशिंग इंटरनली। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि जी किसी ने अगर ये किया है नेगोशिएशन और सॉरी गुड ऑफिसेज और मीडिएशन किया है तो काइंडली पेश कर दें। ये तल्ला कर रहे थे, कौन कर रहा था, हारून कर रहे थे, तो ये काइंडली देख लें, हारून या तल्ला जो भी कर रहा था वो उसको काइंडली पेश कर दे। अच्छा अब आ जाएं जी, नेक्स्ट लिखें कंसिलिएशन। नेक्स्ट इज कंसिलिएशन। थैंक यू तल्ला। ये फिजा काइंडली नोट्स के लिए अपने पास रख लें। ये अब्बास ने भी कर दिया, थैंक यू। बस इसको साथ साथ पेस्ट अपने पास कॉपी कर लें ताकि आप ये नोट्स में रख सकें। अच्छा अब लिख लें जी कंसिलिएशन। अच्छा तला और अब्बास आप एक्टिव रहेंगे, अगर इनका नेट का इशू है तो काइंडली आप दोनों साथ पेश कर देंगे, अगर फिजा का पेश ना हो रहा होगा तो आप फिर पेश कर दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा अब आ जाते हैं कंसिलिएशन, लिखिए जरा। कंसिलिएशन इज द मेथड थ्रू विच द other states or the impartial person try to resolve the dispute
peacefully through different means. Next point, often the matter is, often usually कुछ भी लिख दें, the matter is referred to, matter is referred to committee, committee और commission कुछ भी लिख सकते हैं, committee which submits its report, which submits its report and recommends, and recommends and recommends certain measures for the settlement of disputes, for the settlement of disputes. Next point, it is non-binding upon the parties. It is non-binding upon the parties. नेक्स्ट पॉइंट की वजह इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा फुल स्टॉप करके, इट इज नॉन बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज. अच्छा, कंसिलिएशन क्या होता है कि दो स्टेट्स जो होती हैं, एक ये मेथड, और ये बड़े आम से नॉर्मल मेथड है, हम देखते भी रहते हैं, ये इनका कोई डिस्प्यूट होता है तो ये कमेटी बना लेती हैं, और वो कमेटी क्या करती है, सारे जांच पड़ताल करके सारी रिपोर्ट तैयार करती है, और वो कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है ये कुछ रिकमेंडेशंस उसमें दे देती है कि ये तरीके से दो स्टेट्स आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती हैं, तो स्टेट्स उसको फॉलो करके उन रिकमेंडेशंस को, उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती हैं, लेकिन ये आपके ध्यान में रखना जरूरी है कि वो रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती है. नेक्स्ट लिखिए इंक्वायरी. इंक्वायरी इंक्वायरी जो है ये अब लिख लें, बल्कि मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेकिन इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट. हारून ये ऊपर लिखा हुआ है कंसिलिएशन का, बस इसमें देख लीजिएगा. सिंपल ये पॉइंट्स हैं कि इसमें कमेटी बना दी जाती है और वो रिकमेंडेशंस दे देती हैं कि ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट लिख लें इंक्वायरी. नेक्स्ट मेथड इज इंक्वायरी. लेकिन इट इज एन नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड. इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड. ये फिजा भी कर देंगी, पेश कर देंगी, डोंट वरी हारून. इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड and is often used along with and is often used along with other methods. The main objective of the inquiry is the main objective of the inquiry is to make investigation of the relevant matters so as to establish. मैं वेट कर लेता हूँ, ये काइंडली पेश कर दें. कंसीलेशन, लास्ट कंसीलेशन वाला फिजन के लिए स्टूडेंट्स के लिए सारा पेज दोबारा कर दें ताकि मैं फिर बोल दूं, अगला इनका ना रह जाए, इंक्वायरी वाला. चलें जी, ये हो गया. काइंडली आप लोग अपने से कॉपी कर लिया करें इन चीज़ों का ना, कला ने कर दी है. चलें ठीक है, ओके जी. अब आ जाएं जल्दी से इंक्वायरी का जो फिजा पेश कर देंगी. इंक्वायरी अगर किसी का रह गया, इंक्वायरी का फिजा पेश करें जो आपने लिखा है, मैं उससे आगे फिर बोलना शुरू करूँ. ओके, सो एज टू एस्टेब्लिश facts
so as to establish facts which may help the ultimate which may help the ultimate solution of the problem. For example, inquiry commission is appointed in relation to the settlement of border disputes. In relation to the settlement of border disputes. अच्छा जी, क्या होता है इंक्वायरी? हम ये मोस्टली जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पे एलिज करते हैं कि जी इन्होंने बॉर्डर्स पे फायरिंग करके इतना नुकसान कर दिया, और फिर वो हम कह रहे होते हैं उन्होंने किया, वो कह रहे होते हैं हमने किया। तो ये जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है स्टेट्स के बीच में, इसको फिर क्या किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जो होता है वो इंक्वायरी कमीशन बना देता है और इंक्वायरी कमीशन बना के भेज देता है। तो इंक्वायरी कमीशन आकर सारी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करता है, फैक्ट्स डिटरमिन करता है, और डिटरमिन करने के बाद उन फैक्ट्स को जो है वो सामने ले आता है। ठीक हो गया? तो डिस्प्यूट को और उसमें रिकमेंड भी कर देता है कि किस तरह इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आठवां मेथड, लास्ट मेथड है, दैट इज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। Settlement of international disputes under the observation of UNO, United Nations Organization, under the observation of UNO. अच्छा जी, इसमें डिटेल में मैं नहीं चाहता, आपकी किताब में तो पूरे एक पेज के ऊपर सारी कहानियां लिखी हुई हैं। वो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि तीनों जो मेन ऑर्गन्स हैं उनका रोल लिखा हुआ है वो हम ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली, सिर्फ आप पॉइंट ऐड कर लें। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली क्या करती है? रेजोल्यूशन पास करके डिस्प्यूट स्टेट्स के रिजॉल्व करती है। ठीक है जी, इतना आपके लिए जानना काफी है, बाकी कैसे करती है उसकी डिटेल की तो जरूरत नहीं है। सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल कैसे करती है? इसके नीचे सिर्फ आर्टिकल नोट्स में मेंशन करें, अभी बेशक फिजा से बात कर रहा हूँ या जो भी पेश करे इस पे। आर्टिकल 39 के तहत रिकमेंडेशंस, अगर आपको याद होगा हमने इंटरवेंशन में बहुत डिटेल में पढ़ा था। देन 41 के तहत सैंक्शंस, 42 के तहत ब्लॉकेट, 43 के तहत आर्म्ड अटैक। ठीक हो गया? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जब भी देखती है कि कोई भी कोई डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में आ गया, जिस सामने इंटरवेंशन में डिटेल में पढ़ा था, मुझे इतनी कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपके जहन में होना चाहिए कि जब एग्रेशन होता है तो एग्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल इन 4 आर्टिकल्स का इस्तेमाल करती है, और हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं 4 आर्टिकल्स। तीसरा आ जाता है आईसीजे। किसी भी तरह का ये जहन में रख लें और पॉइंट नोट कर लें, इधर लिख भी लीजिएगा प्लीज जरा नोट्स में फिजा, कि लीगल डिस्प्यूट जो है ना, इट इज लीगल डिस्प्यूट बिटवीन दी स्टेट इज रिजॉल्व बाय आईसीजे। ठीक हो गया? लीगल डिस्प्यूट जो है वो ना तो जनरल असेंबली रिजॉल्व कर सकती है ना सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक हो गया? लीगल डिस्प्यूट कोई आएगा, कोई इंटरप्रिटेशन का इशू आएगा, कोई ट्रीटी का मसला आएगा, कोई ऐसा चीज जो लीगल रिक्वायरमेंट जिस पे डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आईसीजे रिजॉल्व करता है। 3 हो गया। चौथा आ जाता है सेक्रेटरी जनरल। ठीक हो गया? सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो है वो क्या करता है, इधर सिर्फ एक पॉइंट कर दें, इट रिजॉल्व, सेक्रेटरी जनरल ऑफिस जो है इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आइदर थ्रू मीडिएशन, either through mediation or by offering his good offices, or by offering his good offices। ठीक हो गया? तो हमने देख लिया कि यूएन के ऑर्गन्स कैसे करते हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे और सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल आखिर में देखा कि मीडिएशन, या तो वो मीडिएशन के थ्रू करता है, मीडिएशन हमने देख लिया क्या करेगा, दोनों पार्टीज को अपने पास बुला लेगा और खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, या फिर वो गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगा कि दोनों पार्टीज को बुला के कहेगा आप लोग डिस्कस कर लें, अपनी सिर्फ जगह प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसमें वो किसी भी तरह की एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ओके, ये हमारे मेथड्स खत्म हो गए पीसफुल। अब आ जाते हैं फोर्सफुल मेथड्स पे। फोर्सफुल मेथड्स पे
फोर्सफुल मेथड्स या कंपल्सिव मेथड मेथड या कोर्सिव मेथड, कुछ भी लिख दे तो घबराना नहीं है। ठीक है जी। इमरान खान भी बार बार सबको कहता रहता है कि घबराना नहीं है। सही हो गया। तो वो बेसिकली समझ जाएं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी मेथड आ जाए सो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कंपल्सिव मेथड लिखे हों, कोर्सिव मेथड लिखे हों, फोर्सेबल मेथड लिखे हों, तो हाँ जी बिल्कुल आई की इज देयर। सो एनीवे लिखिए जरा। बजट भी देने के बाद उसने कह दिया घबराना नहीं है। सही है। ओके जी। फर्स्ट फोर्सेबल मेथड है दैट इज रिटॉर्शन। RETORSION, रिटॉर्शन। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्सेबल मेथड्स। ठीक हो गया। हमने पीसफुल, पैसिफिक, एमिकेबल मेथड पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोर्सिव, फोर्सेबल या कंपल्सिव मेथड। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, इसमें से मोस्टली पिछले 20 साल से क्वेश्चन यही आ रहा है, व्हाट आर दी पीसफुल एंड फोर्सेबल मेथड, व्हाट आर दी पैसिफिक, मतलब ये नाम चेंज करता रहता है। एक साल उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं इंटरनेशनल लॉ में जो वॉर को रोक सकते हैं और डिस्प्यूट उसके बगैर भी हल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब व्हाट आर दोज मेथड टू सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये कहानी लिख दी है। अब उसने बड़ी लंबी कहानी डाली हुई है कि वॉर से स्टेट्स के मसले हल नहीं, ये जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, कि वॉर से स्टेट्स के मसले हल नहीं होते, वॉर जो है वो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, ये करती हैं। एक दोस्त ने कोटेशन डाली हुई है। ठीक हो गया। व्हाट डू यू थिंक, आखिर में मेन बात लिखी है, व्हाट आर दी मेथड्स कि जी शॉर्ट कमिंग ऑफ वॉर, जी आप इसको हल कर सकते हैं टू सेटल दी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक हो गया। तो लिहाजा उसमें क्या है, वो बेसिकली आपसे यही सवाल कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह कुछ भी करे, की वर्ड्स अंडरलाइन करें, मैंने तरीका आपको बताया था, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। सही है। सो अब हम पढ़ रहे हैं फोर्सेबल मेथड। रिटॉर्शन क्या होता है जरा लिख लें, देन आई एक्सप्लेन इट। लिखें। रिटॉर्शन मींस रिटेलिएशन। रिटॉर्शन मींस रिटेलिएशन। लिखें। Now, second point, affected state can take only those means or measures as retortion, as retortion, which are permitted under international law, which are permitted under international law. For example, diplomatic relations may be ended. Diplomatic relations may be ended, comma, privileges, privileges of diplomatic agents, privileges of diplomatic agents may be withdrawn, may be withdrawn, and economic facilities may be stopped. Economic facilities may be stopped. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन आखिर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखें। नो स्टेट कैन टेक एनी एक्शन, नो स्टेट कैन टेक एनी एक्शन in the form of retortion that may endanger, that may endanger international peace and security, that may endanger international peace and security. अच्छा जी।
अब एक चीज जहन में रखिएगा, जो रिटॉर्शन है ये फोर्सेबल मेथड्स हैं, लेकिन जरूरी ये है कि जो अफेक्टेड स्टेट है, जिसको जिसको नुकसान हुआ है, वही जारी बात है रिटॉर्शन का एक्शन लेगी। वो वही मीन्स एंड मेथड्स रिटॉर्शन में यूज करेगी जो इंटरनेशनल लॉ ने अलाउ की हैं। ठीक हो गया? वो किस तरह हो सकता है? वो स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एंडेड कर सकती है, या उनके डिप्लोमेट्स के प्रिविलेजेस को खत्म कर सकती है। ठीक हो गया? दो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस में फर्क होता है। इम्यूनिटीज एंड होंगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, प्रिविलेजेस एंड होंगे तो डिप्लोमेटिक टाइज रहेंगे लेकिन उनके प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे। ठीक हो गया? एंड इकोनॉमिक फैसिलिटी में भी विड्रॉल, लेट्स से अगर वो स्टेट दूसरी स्टेट को कोई इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रही थी, वो खत्म कर देगी, ट्रेड स्टॉप कर देगी, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? लेकिन एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि वो ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकती है जिससे इंटरनेशनल पीस डिस्टर्ब हो जाए। ये ध्यान में रखिएगा। तो वो यही होते हैं मोस्टली, डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो स्टेट्स खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट लिखिएगा रिप्राइजल्स, REPRISALS, REPRISALS, रिप्राइजल्स। लेकिन दीज आर द कोर्सिव मीन्स, पहला पॉइंट लिखें, दीज आर द कोर्सिव मीन्स या मेयर्स, कोर्सिव मेयर्स adopted by one state against another for the purpose of, for the purpose of settling some disputes, settling some disputes brought about by the laters, LATTERs, laters, illegal or unjustified act, illegal or the unjustified act। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा सेकंड पॉइंट, ये एक केस था स्पेशल ट्राइब्यूनल ने, रेफरेंस जरा लिख लें इसका। स्पेशल ट्राइब्यूनल ने, स्पेशल ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया था, केस था टाइटल जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल, जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल, पुर्तगाल और जर्मनी का केस है ये। ब्रैकेट में लिख ले 1928 का केस है, 1928 का। और आगे ब्रैकेट में लिख ले नोलिया इंसिडेंट, इंसिडेंट, NAULIA, एन कैपिटल आएगा, नोली इंसिडेंट, NAULIA, इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। क्या कहा था जी? लिखें, ट्राइब्यूनल laid down the following principles, tribunal laid down the following principles when a state resort on, when a state resort on, RESORT, resort on, when a state resort on reprisal, reprisal। नंबर वन, नंबर वन, नहीं रिप्राइजल्स जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो सेटिंग सेकंड हेडिंग है रिप्राइजल्स, REPRISALS, रिप्राइजल्स, नॉट रिवाइजल। अच्छा जी, रिप्राइजल्स नंबर वन। जी जी, रिप्राइजल्स आर, पहला पॉइंट लिखिए, रिप्राइजल्स आर इलीगल, illegal unless they are based upon, unless they are based upon previous act,
previous act contrary to international law. Contrary to international law. थोड़ी जरा स्पीड पकड़ते हैं प्लीज, हमने 3 टॉपिक्स आज करने हैं इंशाल्लाह. Contrary to international law. सेकंड लिखिएगा, reprisals are only legitimate. Reprisals are only legitimate when they have been preceded by an unsuccessful demand of redress. REDRESS, redress. Third point, there must be certain proportion, या स्लैश डाल के लिख लें difference. There must be certain difference between the offense and the reprisals. There must be certain difference between the offense and the reprisals. मैंने भी थोड़े से और पॉइंट्स भी लिखवाने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले रिप्राइजल्स है क्या. रिप्राइजल्स जो होते हैं ये भी सेकंड कोर्सिव मेजर्स हैं जिससे स्टेट्स अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं. ठीक हो गया. लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि अभी मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले ये 3 पॉइंट बता दूं, या ऐसे कर लें वो 2 पॉइंट्स भी लिख दें, फिर आसानी में थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा. काइंडली वो दो पॉइंट्स रह गए हैं वो भी लिख लें, फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा रिप्राइजल्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिप्राइजल्स का ही है, लेकिन नो स्टेट इज इंटाइटल्ड resort to reprisals, RESORT, resort to reprisals which may endanger international peace and security. International peace and security. Next point, लिखिएगा, UN Charter forbid the या prohibit the, forbid FORBID, forbid the या prohibit the unilateral use of force and violence by way of reprisals. Next point, UN Charter prohibits the use of armed force as a measure of reprisal. यूज ऑफ आर्म फोर्स आपके जहन में होना चाहिए, हमने इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, वॉर वाली बात है. ठीक है जी. एज अ मेजर ऑफ रिप्राइजल्स except in case of self defense. एंड लास्ट पॉइंट लिखिएगा, there is general consensus among jurists that states have duty to refrain from acts of reprisals
involving the use of force, involving the use of force. अच्छा जी, अब जरा समझते हैं रिप्राइजल्स हैं क्या। रिप्राइजल्स क्या है? रिप्राइजल्स ये होती हैं कि स्टेट्स कोई यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करती हैं लेकिन यूज ऑफ फोर्स वो वाली नहीं कि जो इंटरनेशनल लॉ ने इलीगल डिक्लेयर की हुई है, वो आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया हुआ है, जो जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल में आया हुआ है, उसमें उसने तीन बातें की हैं। उसने कहा कि एक स्टेट ये तीन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगी तो रिप्राइजल्स की कैटेगरी में नहीं आती है। पहली बात यह है, क्योंकि रिप्राइजल्स और यूज ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? नंबर वन, उसने कहा कि पहली बात यह है कि लेट्स से स्टेट ए और बी हैं, दो हैं, तो बी की ज्यादती हुई हुई हो, मतलब उसने इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया हो, मतलब लॉ की वॉलेशन की हो। सेकंड ये है, उसने कहा रिप्राइजल्स आर इलिजिटिमेट व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय अनसक्सेसफुल डिमांड, कि रिप्राइजल्स इलिजिटिमेट हो जाएंगे, मतलब लिजिटिमेट सिर्फ उसी वक्त होंगे कि पहले वो स्टेट जिसके साथ ज्यादती हुई है वो रीड्रेस क्लेम करेगी, वो उनसे हर्जाने का क्लेम पहले करेगी। और थर्ड, कि हर्जाना ना पे करने की सूरत में वो रिप्राइजल्स की तरफ जा सकती है। लेकिन ये जहन में रखना उसने कहा जरूरी है कि रिप्राइजल्स और अफेंस में, अफेंस मीन कि यूज ऑफ फोर्स आप करते हो जो वायलेशन टू इंटरनेशनल लॉ है, जो हमने इंटरवेंशन में पढ़े हुए हैं सारे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यूज ऑफ फोर्स मैंने समझाया था, हमारा टॉपिक था पूरा इंटरवेंशन का, अगर आप लोगों को याद हो, है किसी को याद? यूज ऑफ फोर्स इंटरवेंशन हमने फुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो उसने कहा रिप्राइजल्स और यूज ऑफ फोर्स में फर्क होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर उसमें डिफरेंस नहीं है, वो भी अफेंस, आपने ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया जो अफेंस हो गया, यूज ऑफ फोर्स हो गया, तो फिर वो रिप्राइजल्स इलीगल हो जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि रिप्राइजल्स फॉर एग्जांपल देखें, कुछ ये पिछले साल मेरे ख्याल से गालबन हुआ था, उससे पिछले साल इंसिडेंट था, लास्ट ईयर का आई गेस, कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की हदूद में इंटर होकर एयर स्ट्राइक्स किए थे बालाकोट में, तो इस इलीगल एक्ट पे पाकिस्तान ने उनसे क्लेम किया था कि ये आपका इलीगल एक्ट है, हमें ये नुकसान हुआ है, और इंडिया ने इस पे कोई कान नहीं धरे, तो फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया था, उनके जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जाके एयर स्ट्राइक्स किए थे। ये जो अभी नंदन वाला इशू हुआ था वो सारा आपको पता है, ठीक हो गया। सो दीज आर अमाउंट्स टू रिप्राइजल्स, ठीक है। लेकिन वही अगर पाकिस्तान यूज ऑफ फोर्स कर लेता, इंडिया के खिलाफ वॉर कर लेता, तो हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि दैट वुड बी अमाउंट टू इलीगल एक्ट, ठीक हो गया। सो हमने देखा है कि कोई भी स्टेट रिप्राइजल्स ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं आगे पॉइंट्स को लिखा उनको एक्सप्लेन करूँ, कि जो कि इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब करे, नंबर वन। और वो यूज ऑफ फोर्स इस हद तक नहीं कर सकती कि इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन हो। और थर्ड, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया है, फिजा ये नोट्स में आप उस पर आगे लिख दीजिएगा, ये जो जनरल कंसेंसस अमंग, जो हाँ जहाँ पे मैंने लिखवाया है देयर इज जनरल कंसेंसस अमंग जूरिस्ट, ठीक है जी, इसके आगे लिख लें आर्टिकल 2(4), ठीक है, ताकि आपके जहन में होना चाहिए कि जनरल कंसेंसस हो गया है स्टेट्स के बीच में, इसके सामने आगे लिख लें देयर, ये जो आखिरी पॉइंट है, देयर इज जनरल कंसेंसस अमंग जूरिस्ट दैट स्टेट्स हैव ड्यूटी टू रिफ्रेन एक्ट्स ऑफ रिप्राइजल्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 2(4) ऑफ यूएन चार्टर। हमने आर्टिकल 2(4) को डिटेल में पढ़ा था कि कोई भी स्टेट जो है वो यूज ऑफ फोर्स से क्या करेगी, रिफ्रेन करेगी इंटरवीन करने के लिए, ठीक हो गया। सो रिप्राइजल्स मीन कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूज ऑफ फोर्स है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूज ऑफ फोर्स अफेंस होता है और ये अफेंस नहीं होता है। और इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया में किया था या इंडिया ने पाकिस्तान में आकर किया था। बट इंडिया का क्योंकि इलीगल था, हमने तो कुछ नहीं किया था, पहले उन्होंने स्टार्ट किया था इलीगल एक्ट, तो फर्स्ट वॉलेशन इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने की थी, तब हमने इंटरवीन किया था। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आगे आ जाए फोर्थ सोर्स पे, दैट इज स्पेसिफिक ब्लॉक, सॉरी एम्बार्गो पहले कर लें, थर्ड वाले पे, एम्बार्गो, EMBARGO, एम्बार्गो लिखिए। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्राइजल्स, थोड़ा सा जल्दी प्लीज, हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। फिर आप मुझे फॉलो कर रही हैं? अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख लूँ, बोलूँ, आप टाइप कर लेंगी। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्राइजल्स, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्राइजल्स। सेकंड पॉइंट, if a state violates international law, if a state violates international law or commits some international crime, or commits some international crime, then the affected state, then the affected state becomes entitled
to create obstruction, in the transport of its ships, which are within the territory of affected state, which are within the territory of affected states. इसमें ऐसे कि लेट्स से ए और स्टेट बी है, स्टेट बी ने कोई इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन किया है या कोई इंटरनेशनल क्राइम किया है जिससे स्टेट ए को लॉस हुआ है, तो स्टेट ए क्या करेगी कि जो भी शिप्स वगैरह स्टेट बी की टेरिटरी में आएंगी, मतलब स्टेट शिप्स जो है वो स्टेट बी की हैं, तो वो जब स्टेट ए की टेरिटरी में आएंगी तो जो अफेक्टेड स्टेट है दैट इज स्टेट ए, वो क्या करेगी उन शिप्स को अपने पास जब्त कर लेगी, उनको रोक लेगी या वापस नहीं जाने देगी, तो दिस इज कॉल्ड एम्बार्गो। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ मेथड इज पैसिफिक ब्लॉकेड। पैसिफिक ब्लॉकेड लिखिए जरा, थ्रू पैसिफिक ब्लॉकेड the entry and the exit of ports, 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 seaports, बंदरगाह की बात हो रही है, entry and the exit of ports of the states are blocked so that the ships of other states may not reach those ports and the ship of the blockaded, blockaded, blockaded state and the ships of the blockaded state may not go out of the ports, एक पॉइंट लिखने फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यूएन चार्टर has greatly affected this right. UN Charter has greatly affected this right, as it may endanger international peace and security. Next point, United Nations can itself use blockade as collective measures याद होगा आप लोगों को, अभी मैंने मेंशन भी किया है, अंडर आर्टिकल 42 सिक्योरिटी काउंसिल जो लगाता है, मैंने बताया था आर्टिकल 42। ठीक है जी, ये पेश कर दे, मैं समझा देता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान में रख लें, एक और पॉइंट बल्कि ऐड कर दें फिजा पेश करने से पहले, पैसिफिक ब्लॉकेड का लिख दें जरा, पैसिफिक ब्लॉकेड के बारे में। पैसिफिक ब्लॉकेड इज यूज्ड ड्यूरिंग पीस टाइम एंड ब्लॉकेड, मतलब अब साथ पैसिफिक नहीं है, सिंपल आप लिखेंगे ब्लॉकेड, is often resorted at war time या during war time। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये चीज देख लें, पैसिफिक ब्लॉकेड क्या होता है। पैसिफिक ब्लॉकेड ये होता है कि एम्बार्गो हमने देखा था कि जो अफेक्टेड स्टेट होती है, जिस स्टेट ने उसको नुकसान पहुंचाया होता है, जब उसकी कोई शिप्स आती हैं तो वो क्या करती है, उनकी शिप्स को रोक लेती है अपनी टेरिटरी में, दिस इज कॉल्ड एम्बार्गो। और जब एक शिप, जब ब्लॉकेड क्या होता है, जब पीस टाइम में आप कोस्टल लाइन को, मैंने बताया था, ब्लॉक कर देते हैं और उस स्टेट की शिप्स को भी बाहर नहीं आने जाने देते और किसी और स्टेट की भी शिप्स को उस स्टेट में नहीं जाने देते उसके सी पोर्ट पे, तो दिस इज कॉल्ड पैसिफिक ब्लॉकेड, क्योंकि ये पीस टाइम में होता है। अगर ये वॉर टाइम में होगा तो इसको सिर्फ ब्लॉकेड कहेंगे। ठीक हो गया। और आखिरी लिखिए, फिफ्थ इज दैट इज इंटरवेंशन।
फिफ्थ पॉइंट इज इंटरवेंशन। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरवेंशन। ठीक हो गया। इंटरवेंशन का आपने सिंपल क्या है वो ही लिख देना है कि क्या होता है एक दो पैराग्राफ में पूरे टॉपिक में से। ठीक है जी खदीजा, ब्रेक कर लेते हैं, जरा वेट एक मिनट प्लीज। अब ऐसा है कि इसमें इंटरवेंशन में आप 5-6 पॉइंट्स जो भी है मेन आर्टिकल 247 थोड़ा बहुत यूज ऑफ फोर्स वगैरह का लिख के आर्म्ड अटैक मेन मेन चीजें थोड़ी सी लिख के इसको आप खुद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि आपका लिखते वक्त मतलब ये होगा, ये मेंशन करना होगा कि यूएन चार्टर ने इसकी परमिशन बहुत लिमिटेड दी और किस हद तक दी है वो मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको इंटरवेंशन के टॉपिक पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इफ़ यू आर विलिंग, क्योंकि इधर से एक ब्रेक ऑप्शन आ गया तो हम ज़्यादा ब्रेक नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, हम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 10 टू 15 मिनट्स, एग्जैक्ट 15 मिनट्स भी नहीं करेंगे। और 15 मिनट्स में बस आप लोग फ्रेश होकर आए क्योंकि हमने 2 टॉपिक्स करने हैं और सही है। अच्छा, मुझे एक जाने से पहले ये चीज़ बता दें कि क्या आप लोगों ने वो असाइलम मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना, आपके बैच को? नहीं पढ़ाया हुआ फिजा? ठीक है, ओके। चलें, एक्सट्रेडिशन में पढ़ा लेता हूँ, असाइलम आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक हो गया, बड़ा आसान है। खैर वो हम ब्रेक के बाद करेंगे अभी। सो एग्जैक्ट हम क्लास स्टार्ट कर देंगे 4:10 से 4:15 के बीच में मैं आ जाऊंगा। आप लोग कोशिश करेंगे 4:10 तक 4:11 तक पहुंच जाएं। ठीक हो गया, सही है। ओके जी, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। थैंक यू। 4:10 से 15 के बीच में आ जाऊंगा मैं। ठीक है।